तो आज हम फिर से लौट आए हैं एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तो ये पॉडकास्ट है हमारा कुछ बेहतरीन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ के बारे में और कुछ कैसे कहते हैं ना कि अचंभित आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में जो आज तक अनसॉल्व्ड है चीज़ें। हाँ, और जिनका कोई एक कंक्लूसिव आंसर नहीं है। तो सबसे पहली जो मिस्ट्री है काइंड ऑफ जो मैं तेरे को बता रहा था पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, वो ये है भाई कि काफ़ी समय पहले लंदन में एक नॉर्मल हाउसवाइफ रहा करती थी जिनका नाम था रोज़मेरी ब्राउन। ठीक है, तो अब जो रोज़ थी उनकी बहुत ही बेसिक एजुकेशन थी म्यूज़िक में। जैसे स्कूल वगैरह में उन्होंने सीखा होगा, अपने बचपन में उन्होंने सीखा होगा म्यूज़िक, बहुत बेसिक एजुकेशन। बाकी उनका उसके बाद फिर म्यूज़िक से कुछ ऐसा ख़ास लेना देना नहीं था। लेकिन उनके अंदर एक ख़ास तरह की ना कहें क्वालिटी थी। क्वालिटी ऐसी थी कि वो ये कहती थी, इस चीज़ का दावा करती थी वो, कि उनके पास क्वालिटी है इस चीज़ की कि वो पास्ट में रहे जो महान लोग हैं, जिन्होंने कुछ महान काम किए हैं साइंस के एरिया में या फिर म्यूज़िक के एरिया में, वो उनसे एक मेंटल कांटेक्ट के थ्रू बात कर सकती थी। तो अब जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आईं और काफ़ी सारे जो म्यूज़िशियंस थे वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि अपनी मतलब कुछ कला का प्रदर्शन करो, दिखाओ हमें म्यूज़िक वगैरह। तो उन्होंने ना उनको एक धुन प्ले करके सुनाई और उन्होंने बताया कि ये जो धुन है, जो पियानो पे मैंने जिसको प्ले करा है, एक दिन बीथोवन के साथ उनकी उसी मेंटल कांटेक्ट के थ्रू बातचीत हुई और बीथोवन ने उनको ये धुन दी मेंटल कांटेक्ट के थ्रू, क्योंकि बीथोवन इस धुन को बनाने से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। तो उनका अधूरा काम वो उस लेडी के ज़रिए पूरा करवा रहे थे, रोज़ ब्राउन के थ्रू पूरा करवा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही कई और म्यूज़िशियंस हुए, लंदन के फेमस म्यूज़िशियंस हुए, जिन्होंने रोज़ ब्राउन के थ्रू अपना जो अधूरा काम था, जो उनकी कहते हैं ना बकेट लिस्ट में था कि उन्हें ये धुन बनानी थी, ये पीस ऑफ म्यूज़िक क्रिएट करना था उनको उस समय पे, अपने लाइफ टाइम पे जब वो जीवित थे, बट वो फिर इस दुनिया से चले गए तो काम अधूरा रह गया। तो अब वो रोज़ ब्राउन एक मीडियम मिल गया उनको कि जिसके पास वो कैपेबिलिटी है वो मेंटल कांटेक्ट बनाने की, उनकी एनर्जीज़ कहो या उनसे कहो। ठीक है, तो जब रोज़ ब्राउन से पूछा गया कि आप इन लोगों से कांटेक्ट बना रहे हो तो ये लोग मतलब एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, रियल वर्ल्ड में तो है नहीं, तो मतलब आप इनकी स्पिरिट से कांटेक्ट बना रहे हो, किस तरीके से ये चीज़ हो रही है? क्योंकि उनकी जो, जैसे मैंने कहा, उनकी जो म्यूज़िक की पढ़ाई थी, ठीक है, वो बहुत बेसिक थी, लेकिन जो वो म्यूज़िक बना लेती थी, लोगों को दिखाती थी, और जितने भी म्यूज़िशियंस के सामने उन्होंने जो म्यूज़िक के पीसेस को प्ले करा, जिनको वो कहती थी कि जो पुराने ग्रेट म्यूज़िशियंस हुए हैं ये उनका अधूरा काम है जो वो मेरे ज़रिए पूरा करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कि ये जो लेडी जो भी पियानो पे धुन बनाती है ये बिल्कुल बीथोवन के काम से मैच करता है, कि अगर बीथोवन होता इसकी जगह, अगर कोई आंख बंद करके सुने इस चीज़ को तो कोई भी यही कहेगा कि हाँ मे बी बीथोवन क्या कहते हैं पियानो बजा रहा है। मोज़ार्ट जो हुआ बहुत बड़ा म्यूज़िशियन, वो क्या कहते हैं इस म्यूज़िक को प्ले कर रहा है। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो, ना तो वो स्पिरिट है किसी तरह की, ना वो किसी तरह के रियल पर्सन है, एक डायमेंशन है जिसके अंदर उनकी ना वो ऊर्जा है अभी भी, जिससे मैं कांटेक्ट बना पाती हूँ। एक डायमेंशन में एक ऊर्जा है अभी भी उनकी। हाँ,
ठीक है, कि तो उनका मतलब कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं उसको कि उनकी ना कुछ रेजिड्यूअल एनर्जी बची हुई है, उनका कुछ एनर्जी है जो इस दुनिया में है, लेकिन वो किसी और डायमेंशन में, वो हमारी दुनिया के अंदर नहीं है, वो एक दूसरी डायमेंशन में, जिसको मैं अपने मेंटल कांटेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाती हूँ। तो उनसे पूछा गया कि मतलब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी कैसे है, आपने कुछ सीखा? कि नहीं, मैंने कभी कुछ सीखा नहीं, और मतलब एक दिन मुझे ऐसे ही एहसास हुआ कि कोई मेरे से बात करना चाहता है। तो करी जब मैंने उस आवाज़ को सुनने पे ध्यान दिया, तब मुझे पता चला कि ये बीथोवन है, ये मोजार्ट है जो मेरे से बात कर रहा है। अब बस जिस दिन से मुझे वो कांटेक्ट मिला, क्या कहते हैं कि उनको उस क्वालिटी का पता चला जो उनके अंदर थी, करीब उस दिन से फिर जब भी मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी होती है, क्योंकि ये लोग उनसे इसीलिए बात करते हैं कि उनका कुछ अधूरा काम था जो उनको पूरा करना था उनके जीवित रहते हुए, पर वो नहीं कर पाए, उससे पहले उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। तो इसलिए वो उससे कांटेक्ट करते हैं। फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, जब मैं और पढ़ रहा था उस बुक में, तो उस बुक में ना एक चैप्टर आया जिसका बड़ी क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था उसको, अंत चेतना या चेतना की आवाज़, अंतर चेतना की आवाज़। तो जब मैं उस चैप्टर में पढ़ने लगा तो मुझे सेम एक कहानी ऐसी मिलती है कि एक आदमी होता है, उसकी जॉब चली गई होती है, ठीक है, और उसकी वाइफ ऐसी घर में खाना बना रही होती है। उसकी वाइफ को एकदम मेंटली ऐसा महसूस होता है कि उसको अपने पति को ये कहना चाहिए कि वो अपने एक पुराने बेस्ट फ्रेंड से जाके मिले, ज़रूर कुछ ना कुछ काम की बात बन जाएगी। ऐसा इंट्यूशन आता है उसके दिमाग में, ऐसा अपने आप ही थॉट आता है, वो खाना बना रही होती है। तो वो अपने हस्बैंड को जाके बोलती है, यार तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड था ना, एक तुम उससे जाके मिलो, एक बार बात करो, काफ़ी टाइम भी हो गया, तुम्हारा ज़रूर, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है तुम्हारे उस फ्रेंड से तुम्हें कुछ हेल्प मिल सकती है अपने काम से रिलेटेड। तो कहता है ठीक है, जाके मिलता हूँ मैं। तो जैसे ही वो जाता है और बस में चढ़ता है, बस में चढ़ते हुए और जैसे उसने टिकट लिया, अपना जा रहा है वो आराम से, जाते जाते उसको इंटरनली ना अपने अंतर मन में ऐसे आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ऐसा उसको ऐसा फील होता है लाइटली कोई उससे कानों में कुछ बोल रहा है, उसके दिमाग में आवाज़ आ रही है एक कि तू टेंशन मत ले, तू अपने फ्रेंड से मिल, जाके उससे सारी चीज़ शेयर कर, तेरा काम हो जाएगा सारा, ठीक है। अब उसको भी ये फीलिंग हो रही है, ठीक है। और जैसे ही जाता है वो अपने दोस्त से मिलता है, दोस्त से सारी चीज़ डिस्कस करता है वो। फिर उसका दोस्त बोलता है कि अरे यार तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, जिस प्रोफेशनल फील्ड में उस जो क्या कहते हैं आदमी, जो मतलब हमारा मेन कैरेक्टर है, जो मिलने जा रहा था अपने दोस्त से, जिस प्रोफेशनल फील्ड से उसकी जॉब छूटी थी, उसके दोस्त ने उसी फील्ड में एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रखा था अपना खुद का, जो 1 महीने पुराना था, और वो उसी जॉब प्रोफाइल का बंदा ढूंढ रहा था जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अभी नौकरी से हटा है। तो बोलता है अरे यार तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, हम कांटेक्ट में भी नहीं थे, और मैं तो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई ऐसा बंदा मिले जिससे मैं भरोसा कर सकूं, क्योंकि मेरी नई कंपनी है, और यार अच्छा हुआ तू आज हम मिल लिए दोनों के दोनों, तो एक काम कर तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले कल से। तो वो एकदम से ही ना मतलब अपनी वाइफ से जाता है, मिलता है कि यार मतलब देखो एकदम से क्या हुआ, हम लगभग 1 महीने से परेशान थे और अब एकदम से ही तुमने मुझे कहा, और मैं बस में जा रहा था तो मेरे को भी ऐसे अंतर मन में सुनाई देने लगा, और कि कोई ना मेरे को मतलब सांत्वना दे रहा है और कि तू जा मिल, तेरा काम बन जाए। और मैं गया और उसको मेरी ही रिक्वायरमेंट थी, मेरे दोस्त को मेरी ही ज़रूरत थी। उसने कहा कि अरे यार मैं तुम्हारे जैसा ही जॉब प्रोफाइल का बंदा ढूंढ रहा था, मुझे मेरा दोस्त ही मिल गया, तो तू कल से जॉब पे मेरे साथ ज्वाइन कर ले। उसे भरोसे का आदमी मिल गया, उसका पुराना, और वो उसी जॉब प्रोफाइल का बंदा ढूंढ रहा था जिससे हमारा मेन कैरेक्टर हटा है जिस जॉब से। तो मतलब कमाल की चीज़ हुई। फिर वो है ना काफ़ी कोइंसिडेंस वाली बात। और फिर जैसे मैं इसको पढ़ रहा था ना,
तो एकदम से मेरे दिमाग में ना एक थॉट स्ट्राइक करा कि यार कभी कभी ये चीज़ हमारे साथ भी होती है है ना, कि ये जो जैसे कहते हैं कि एक सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होती है, कि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं कहीं जा रहा हूँ किसी काम को लेके, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने अंतर मन से ही ऐसे आवाज़ आती है कि आपसे कोई बात कर रहा है और वो कह रहा है कि टेंशन मत ले, तेरा ये काम हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब ऐसा होता है तो खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है, और फिर जब वो काम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार मतलब कितना स्मूथली, कितना इजीली हो गया यार, मैं खामखा की टेंशन ले रहा था। तो कहीं ना कहीं जो एक पावर है जो एग्जिस्ट करती है, जो हमको गाइड करती है, तो जब मैंने इसके बारे में और ढूंढा कि ये गाइडेंस वाली पावर क्या है, क्या होता है ये चीज़, फिर मैं पहुंचा एक और क्या कहते हैं थ्योरी पे कहूँ या क्या कहूँ उसको, कि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, और बहुत पहले ही मैंने उस चीज़ को पढ़ा, लेकिन जब मैंने इन तीनों कड़ियों को और इन दोनों कहानियों को उस चीज़ के साथ जोड़ा, रोज़ ब्राउन और क्या कहते हैं जो ये बंदा था जिसकी जॉब गई थी और उसकी वाइफ ने उसे सजेस्ट किया था कि अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड से जाके मिलो, तो मैंने कहा कि यार आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है बेसिकली, कि ये थ्योरी है, मतलब इसको वैसे तो प्रूव नहीं करा साइंस के थ्रू, बट इट्स अ थ्योरी, और ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत प्रेवलेंट है ये थ्योरी। तो कहते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसा डायमेंशन है जिसके अंदर इस पूरे अंतरिक्ष, इस पूरे ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं का अनंत ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है। और इस दुनिया में आज तक, मतलब इस अनंत ब्रह्मांड में, आकाश गंगाओं में आज तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी ढूंढा गया है और ढूंढा जाएगा, उस सब का ज्ञान उस डायमेंशन के अंदर है, ठीक है। और हम अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर स्टेट में ले जाकर उस ज्ञान को एक्सेस कर सकते हैं। फिर जब जैसे ही मेरे को ये बात पता चली ना, मुझे तुरंत ध्यान आया निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन का। निकोला टेस्ला क्या करते थे, वो हर एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, फिजिकली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले, उस एक्सपेरिमेंट को ना अपने दिमाग में किया करते थे। वो पूरी इमेजरी उनके दिमाग में चलती थी, जिस टाइप की उनको मशीन क्रिएट करनी होती थी, वो मशीन कैसे घूमनी चाहिए, अच्छा क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब कुछ अपने दिमाग में एक मेंटल मूवी के थ्रू प्रैक्टिस किया करते थे सारी चीज़ें, ठीक है। और जब वो कहीं पे फंसते थे ना, तो ये कहते थे कि मैं अपना आराम से सो जाता था, ठीक है, या फिर उस प्रॉब्लम को इस इंटेंशन के साथ अपने दिमाग में प्लांट कर देता था उस थॉट को कि मुझे इसका सल्यूशन मिल जाएगा आराम से। वो कहते थे कि कभी कभार ऐसा होता था कि मैं एक कप चाय पी रहा हूँ, चाय पीते पीते ही एकदम से मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, लेकिन एकदम से न जाने कहाँ से उस सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आ जाता है। ऐसा लगता है कि जस्ट कहीं से अभी मैंने उस सॉल्यूशन को डाउनलोड किया है। और ऐसे ही थॉमस एडिसन थे, उनसे जब पूछा गया कि मतलब अब सबको पता है कि उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, ठीक है, बट उसके अलावा डीसी करंट का इन्वेंशन भी थॉमस एडिसन ने किया था, और भी कई सारे, उनकी एक पूरी बड़ी कंपनी थी जो इस टाइप के इन्वेंशंस करती थी और उनको मैन्युफैक्चर करके बेचा करती थी मार्केट में। तो जब उनसे पूछा गया था कि मतलब आप कैसे इतने सारे आइडियाज़ को लेकर आते हो, इतने सारे इन्वेंशंस करते हो और कितनी सारी प्रॉब्लम्स में आप फंसते होंगे, तो कैसे इन सब का सॉल्यूशन निकालते हो, इतने सारे आइडियाज़ को जनरेट करते हो। तो उन्होंने क्या कहा था कि सेम यही बात, कि जब भी एक तो मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता हूँ किसी चीज़ का, तो मैं आराम से जाके अपनी रेस्टिंग चेयर पे बैठता हूँ, अपने हाथ में 2 मेटल बॉल्स रखता हूँ और जस्ट उस हाथ के नीचे ज़मीन पे एक मेटल प्लेट रखी होती है, और मैं आराम से सोने की कोशिश करता हूँ इस इंटेंशन के साथ कि मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा,
ठीक है। और जैसे ही मुझे हल्की सी नींद की झपकी लगती है, वो मेटल बॉल्स हाथ से छूटती हैं, प्लेट पे टकराती हैं और उसकी आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती है। खैर 2-3-4 बार मैं ऐसा करता हूँ और उसके बाद अचानक से कहीं से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे दिमाग में डाउनलोड हो जाता है। कोई नया आइडिया मुझे सोचना है तो लिटरली ऐसा फील होता है कि कहीं से वो आइडिया मेरे दिमाग में आ गया कि सोचने की कोशिश तो करी मैंने, बट कि इंसानी सोच की एक लिमिट होती है, ठीक है। कि जब वो लिमिट हो जाती है ना कि यार हम भी कोई आइडिया सोचते हैं तो 10, 20, 30 आइडिया सोच ले, तो दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं यार ये भी कोई कर रहा है, ये भी कोई कर रहा है, ये भी पहले हो गया है, अच्छा अब मैंने ये सोचा, ओके ठीक है, ये उसका एक एवोल्यूशन है, कुछ ब्रांड न्यू नहीं है ये, है ना। तो कह रहा है कि जब एकदम से कुछ ऐसा आइडिया आया दिमाग में जो एकदम ब्रांड न्यू और ओरिजिनल होता है कि जो पहले कभी ना किया गया हो, तो ऐसा लगता है कि कहीं से वो आइडिया डाउनलोड हुआ है दिमाग में। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कई बार। ऐसा हुआ है कि जैसे मैं अपना ऑफिस का कोई काम कर रहा हूँ, तो अब यह है कि लंच वंच करने के बाद तो भाई नींद आती है, ऑब्वियस बात है ना। तो वो एकदम से ना अचानक से झटके से जो नींद खुलती है, तो जैसे मैं एक बार कर रहा था, कुछ क्रिएटिव काम ही कर रहा था, तो काम करते करते जब ज़्यादा ही खो गया तो मेरी आंखें बंद होने लग गई। तो अचानक से ना मेरी आंखें खुलती हैं फिर। तो जो मैं काम कर रहा था जिसमें मैं अटका हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को नींद आई, तो अचानक से ना मैं जब उठा तो वो काम मेरे को मतलब कैसे बताऊँ तेरे को, अपने आप ही प्रोसेस होने लग रहा है दिमाग में कि हाँ तू ना इसको इस तरीके से कर, वैसे मत कर जैसे तू कर रहा था, इसको इस तरीके से कर तो ये आराम से हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा कुछ। तो वही कि जो सॉल्यूशन तो इंटेंशनली खोजने की कोशिश कर रहा था, सोचने की कोशिश कर रहा था कि कैसे निकले, लेकिन तुझे वो कहते हैं ना कि सेकंड पर्सपेक्टिव दिमाग में खुद से आ ही नहीं रहा था कि तू लाना तो चाह रहा है कि मैं किसी और तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखूं, किसी और नज़रिए से इसको देखूं, लेकिन वो खुद से मिल ही नहीं रहा। लेकिन जैसे तूने बताया कि मैंने लंच वंच किया, हल्की सी नींद वगैरह आ रही थी, लेकिन जैसे वो आँख खुली एकदम से और वो सामने जो प्रॉब्लम थी वो एकदम से वो सेकंड जो कहते हैं पर्सपेक्टिव, सेकंड विजन मिला उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, और एकदम से सब कुछ ना उस मोमेंट पे एकदम क्लियर हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो ऐसे हो सकता है। हाँ, कि मतलब कि एक झपकी आती है उसके बाद आँख खुलती है तो एकदम रिफ्रेश फील करता है आदमी, और फिर जब देखता है कि अच्छा मैं यहाँ अटका हुआ था, अचानक से सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी होता है तब। एग्जैक्टली तो ये उस टाइम पे ऐसा मोमेंट होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार कुछ डाउनलोड हुआ। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने क्या कहते हैं, जब मैं आर्ट की पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मैंने बहुत महसूस करी ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं कई सारे आर्टिस्टों को सुनता था, तो वो भी ना ये बात बोलते थे कि आप ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी मेहनत कर सकते हो, लेकिन आर्ट ना एक ऐसी चीज़ है वो कैसे आ जाएगी आपके अंदर ना आपको भी नहीं पता चलेगा, बस आपको करते रहना है। तो ऐसा कई बार होता था कि सपोज कर कि मुझे हैंड ड्राइंग की क्लासेस चल रही हैं मेरी, अभी मैं हाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खूब लाइनें खींच के 20, 25, 50 पेपर बर्बाद कर दिए मैंने, लेकिन नहीं बन रहा, ठीक है। और अपना सब कुछ छोड़ दिया, नेक्स्ट डे उठा एकदम और अपना फ्रेश होके अपना ड्राइंग बना रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो चीज़ कल तक मेरे से नहीं बन रही थी, आज मुझे पूरा का पूरा उसके पीछे का ना जो कहते हैं कि फॉर्मूला, वो सब समझ में आ रहा है। ओके, ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ये ओवरलैप होगी, ओके फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा, मैं ऐसे शेड करूँगा और बन गया। बिल्कुल लिटरल ऐसा फील होता है कि यह वो कैसे समझ में आ गया मेरे को। कल तक तो जब मैं पूरी जद्दोजहद कर रहा था, ठीक है, पूरा स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ के साथ, तो मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन अभी मैंने कोई स्ट्रगल नहीं करी और मैं सो के उठा हूँ और मस्त पेपर लेके बैठा हूँ, तो सब समझ आ रहा है मेरे को कैसे करना है। कभी कभी मुझे भी ऐसी होता है जब मैं SEO वगैरह करता हूँ ना, तो वो नहीं मिलते हैं मेरे को, सर्च टर्म नहीं मिलते हैं कभी कभी, और मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो उसमें दिमाग ज़्यादा मारना पड़ता है, तो तब ढूंढना पड़ता है। तो फिर अचानक से वही जो मैंने तेरे को बताया कि अचानक से आते हैं शब्द दिमाग में। एग्जैक्टली तो जब मैं थोड़ा और डीप में गया कि मतलब ऐसी कैसी डायमेंशन है कि जहाँ पे
सारा नॉलेज अभी तक स्टोर हो रखा है और हमारा ह्यूमन ब्रेन एज एन एंटेना एक्ट करता है उस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, एज ए रिसीवर एक्ट करता है। जैसे तू अभी बता रहा ना, एक वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी जो हमने करी थी पहले, वो याद आ रही है। ये कौन सी? क्रिस्टल स्कल्स वाली। हाँ, तो तूने बताया था ना कि वो ऐसे क्रिस्टल स्कल्स हैं जो जिनके अंदर मेमोरी सेव्ड है। हाँ, हर प्लैनेट की उसके अंदर मेमोरी सेव्ड है। हाँ, तो अचानक से मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक करा, डाउनलोड हो गया आइडिया। एग्जैक्टली। तो उसमें था क्या कि जब कैसे स्टोर है वो एनर्जी, तो बेसिकली होता क्या है, हमारे जो थॉट्स हैं, दिमाग के जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है बेसिकली जो दिमाग में डेवलप होता है, हमारी एक फ्रीक्वेंसी है। और जो MRI मशीन्स और EEG मशीन्स होती है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मशीन्स, वो उन थॉट्स को नाप सकती है, उन फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये रियल चीज़ है, ये कोई बोगस नहीं। कमेंट में आके लिखे भाई क्या बेकार की बातें करो, थोड़ा पढ़ो जाके तो तुम्हें समझ आएगा। पूरा भी नहीं सुनते कुछ लोग तो। हाँ, नहीं सुनते, पहले ही कमेंट कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एक बहुत माइन्यूट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारे जो थॉट्स है, ये समझ कि वो फ्लोट कर रहे हैं आसमान में, ठीक है, और आपने जो आइडिया सोचा वो आपके दिमाग में है, ठीक है, और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और जब आप उस थॉट को छोड़ देते हो ना, फिर इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो वो थॉट एक एनर्जी है जो जाके एक जगह स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब सपोज कर कि एक सिंगर है, ठीक है, वो आज से 100 साल पहले हुआ, लेकिन उसके कई सारे गीत ऐसे होंगे जो उसने बना दिए, लेकिन कई सारे गीत ऐसे भी होंगे जो उसने अपने दिमाग में सोचे होंगे, लेकिन कभी वो उन्हें बना नहीं पाया। तो सारे सोचे गए थॉट्स एनर्जी बन चुके हैं, और वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। वो एनर्जी जाके ना एक डिमेंशन में सेव हो गई, ठीक है। अब 100 साल बाद एक नया सिंगर हुआ, ठीक है। अब वो एक नए आइडिया की खोज में है कि कोई नया आइडिया है, ठीक है। अब सपोज कर कि वो जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडिया के बारे में सोच रहा है कि उसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग बनाना है, ठीक है, और 100 साल पहले वो सिंगर आर्टिस्ट उसी टाइप का एक सॉन्ग अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में सोच के या लिख के इस दुनिया से जा चुका है। उसने कभी उसको बनाया नहीं, ठीक है। तो अब इसका दिमाग जो है ना, एज एन एंटेना एक्ट कर रहा है, ट्यून हो रहा है, और जैसे ही वो इस करंट आर्टिस्ट का दिमाग 100 साल पहले वाले आर्टिस्ट के थॉट के साथ ट्यून होगा ना उस फ्रीक्वेंसी पे, तुरंत वो वहाँ से डाउनलोड कर लेगा उस चीज़ को। ये ऐसे होता है। एक इससे ही एक चीज़ वो भी याद आती है मेरे को कि कुछ लोग देखे होंगे तूने भी, कि कहते हैं कि अगर मुझे कुछ नया सोचना है, कुछ नया क्रिएटिव करना है, तो कि मेरी एक पर्टिकुलर एक फेवरेट जगह है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो वो आएगा दिमाग में मेरे आइडिया। हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। ऐसे होते हैं कई लोग, जैसे हम भी हैं कि हम जाएंगे कहीं घूमने जाते हैं कि दिमाग रिफ्रेश करते हैं तो आइडियाज़ आएंगे। तो ये भी हो सकता है ना कि उनकी फ्रिक्वेंसी वहाँ जाके मैच करती हो। एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, एक होता है कि आप इस आर्ट को जानते हो करना, ठीक है, कि आप जानते हो कि आपको अपने दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पे या उस स्टेट में, ठीक है, कैसे लेके जाना है। जैसे बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस की कई सारी ऑल्टर्ड स्टेट्स होती हैं, तो आप जानते हो, जैसे जितने भी संत और योगी हुए वो जानते हैं कि उनको ये कैसे करना है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं जानता। वो अपनी जो ह्यूमन मेंटल पावर है ना, जब वो पूरी खर्च कर देता है और दिमाग अपने आप को खुला छोड़ देता है, तब वो फ्रीक्वेंसीज अपने आप खुद को एडजस्ट करती हैं, और फिर तब वो आइडिया। कितने सारे महान लोगों ने, बड़े बड़े सिंगर्स ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने, स्पोर्ट्स पर्सन्स ने ये बात कही है कि उन्होंने अपनी लाइफ का जो सबसे बेस्ट काम है, वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं किया, बस हो गया,
अगर उनको कहोगे कि आप उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हो दोबारा से, वो कहेंगे नहीं। कहते हैं लोग कि नहीं, हम नहीं कर सकते, वो बस हो गया उस मोमेंट पे, हम भी नहीं जानते कि हम कैसे कर गए यार। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो ये मेरे को बड़ी ना फैसिनेटिंग लगी कि जो सिक्स्थ सेंस है और अंतरात्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं, तो वो सब जो है वो एक जगह से आता है जिस जगह को आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और तो इससे ना ये फैसिनेटिंग आइडिया बड़ा डेवलप होता है कि हाँ, कि इस यूनिवर्स से ना हर कोई कनेक्टेड है इस तरीके से कि वो जो चाहे इस यूनिवर्स से, मतलब कहते हैं ना कि भाई भगवान ने हमारी मदद करी, तो शायद यही भगवान का यही तरीका है आपको क्या कहते हैं मदद भेजने का। तो इट्स फैसिनेटिंग मेरे को लगा यार कि बड़ा, कि मतलब हाँ ठीक है कि अंतरात्मा, सिक्स सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, XYZ, जो भी इनके तरह तरह के नाम होंगे, ये चीज़ें रियल है, रियलिटी है, और इनका सोर्स वो आकाशिक रिकॉर्ड्स है। तो मतलब कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि तो हाँ यार कि इसको यूनिवर्स में एक ऐसा डिमेंशन है जहाँ पे एक नॉलेज का पूरा कोर है भाई। अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें इस चीज़ को, जो तूने बताई, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि लोग बाग अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चाहिए, जैसे तूने बोला पहले एक एग्जांपल दिया जॉब का, तो वो जाते हैं मंदिर। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से जाएं तो अब मंदिर जाते हैं तो भाई वहाँ जाके सब लोग प्रार्थना करते हैं। एग्जैक्टली मतलब कि अपने दिमाग को ट्यून कर रहे हैं काइंड ऑफ, कि जैसे तूने बताया ना कि वो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, तो उन्होंने एक अपनी मेमोरी का एक हिस्सा छोड़ा वहाँ पे मंदिर में। हाँ, वो जो प्रेयर है, हाँ, उसके पीछे का इंटेंट है कि भगवान मेरी हेल्प करो। तो वो थॉट वहाँ पे डाल रहा है वो। एग्जैक्टली है ना। और हम कहते हैं कि मंदिर ऐसे चीज़ है, मतलब इतनी क्या कहेंगे उसको, कॉस्मिक पावरफुल चीज़ है जो उस चीज़ को बूस्ट कर रही है। एग्जैक्टली है ना। तो हो सकता है कि मंदिरों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती हो। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, है ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जो कहते हैं ना कि अगर तूने बोला कि लोग जाते हैं प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं कि मन्नत पूरी होने वाली चीज़ वही। तो अब भाई, अब आप किसी से भी पूछो, जिन लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं, उन्होंने जो भगवान से मांगा है उनको मिला है, तो अगर उनसे कुछ भी ये पूछो ना कि भाई आप गए थे, आपकी मन्नत पूरी हुई, कैसे पूरी हुई, तो कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई हमने गेट खोला और हमने कुछ मांगा था तो वो गेट के बाहर रखा हुआ मिला। वो ये बोलेगा कि भाई हमने मन्नत मांगी थी कि मुझे सपोज आईडी किसी को कार खरीदनी है, वो भगवान के सामने गया, बोला कि भगवान मेरे को कार खरीदनी है। वैसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि भाई रात को सोया, सुबह देखा तो आंगन में कार खड़ी थी। नहीं, ऐसा हो सकता है कि हाँ, कि भाई मैं जो जॉब कर रहा था, एक हफ्ते बाद मुझे एक क्या कहते हैं कि जॉब की पोस्ट दिखी कहीं पे, मेरे मन में हुआ कि मैं इसे अप्लाई करूं, मैंने अप्लाई करा, वहाँ से कॉल आया, इंटरव्यू दिया, और जब मेरी जॉइनिंग हुई वहाँ पे, तो मेरे को यहाँ जितनी सैलरी मिल रही थी उससे डबल पैकेज वहाँ मिल गया। और जो डबल पैकेज मिला भाई, सैलरी इतनी हो गई, तो फिर मैंने कार ले ली। तो इट मीन्स ऐसे काम कर रही है ना। एग्जैक्टली, वो जो सिक्स्थ सेंस थी ना, वो आपकी एक्टिवेट हो गई। आपकी सिक्स्थ सेंस ने आपको उस अपॉर्चुनिटी को दिखाया कि तुम नोटिस करो उस अपॉर्चुनिटी को। तो वो उस सिक्स्थ सेंस के थ्रू आपकी वो जो अपॉर्चुनिटी थी, आपने वो नोटिस करी, आपकी अंतरात्मा ने बोला कि अप्लाई कर इसको, आप गए। अब बस आप, वो कहते हैं ना कि सही समय पर सही जगह होना, वो हो गया। अब तो दैट्स द, मतलब कहते हैं ना कि ये एक पूरी जो कॉस्मिक प्लानिंग होती है वो इस तरीके से है भाई। तो जब मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट देखा ना कि भाई कि हाँ, आप मेंटली कांटेक्ट कर सकते हो किसी से, और वो लेडी कर रही थी मेंटल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। और फिर जिस टाइप का वो काम कर रही थी म्यूज़िक में, तो उससे बड़े बड़े जो मास्टर्स हुए, उन्होंने जब उसे काम को एनालाइज करा, रोज़ ब्राउन के काम को, तो उन्होंने बोला कि हाँ यार, जिस हिसाब से इस लड़की की, इस लेडी की एजुकेशन है, और वो ये काम पता है कब कर रही थी, ये नहीं कि अपने टीनेज ईयर से या बचपन से, नहीं, जब वो
एक तो नॉर्मल हाउसवाइफ थी और उसकी जब एज आई थिंक 40 क्रॉस कर चुकी थी ना, तब उसने ये चीज़ करना शुरू करा। कहाँ उसने अपने बचपन में जाके म्यूज़िक की एजुकेशन ली, उसके बाद कोई कंटिन्यूस उसने म्यूज़िक प्ले नहीं करा कि हाँ भाई उसकी स्किल्स इवॉल्व होती रही उसके साथ के साथ, नहीं, बस जस्ट उसने अपनी उस एक क्वालिटी को, एक कहें कि पावर को डिस्कवर कर लिया कि उसके अंदर ये खासियत है, उसने उस खासियत का यूटिलाइजेशन करा। फिर उसके बाद दैट्स इनसेन। और फिर उसके बाद जब ऐसे मैंने कड़ियाँ जोड़ी सारी की यार, कि मतलब ये पूरा एक कहते हैं ना कि कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है इसके पीछे पूरी की पूरी। तो ये भी एक बड़ा फैसिनेटिंग आइडिया लगा मेरे को भाई। हाँ, जब पूरी थ्योरी ये कंस्ट्रक्ट हुई, कड़ी से कड़ी जुड़ी मेरे दिमाग में, मेरे को बड़ा मस्त लगा कि ओके ये पूरी थ्योरी हो सकती है इस चीज़ के पीछे। तो एक चीज़ है, तूने द ओवरटाउन ब्रिज के बारे में सुना है? ओवरटाउन ब्रिज मिस्ट्री के बारे में नहीं सुना? तो ऐसा कहते हैं कि मतलब ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज है एक, उस जगह का नाम तो नहीं पता मेरे को, मैंने ऐसे ही पढ़ा था कहीं पे कि वहाँ पर उस ब्रिज पर कोई भी कुत्ता जाता है ना तो वो सुसाइड कर लेता है। ओह हाँ, उस ब्रिज के बारे में सुना है मैंने, कई वीडियोस भी देखी हैं उसमें कि लोग अपने डॉग को उस ब्रिज पे वॉक करा रहे हैं, एकदम से पता नहीं क्या होता है, वो कुत्ता एकदम सीधा चल रहा होता है, वो राइट में जाके या लेफ्ट में जाके तुरंत छलांग मार देता है नीचे। ऐसी और ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रिज पे कहीं से भी छलांग मार रहा है, वो एक स्पोर्ट है ना, कि मतलब आई थिंक राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में वो एक स्पॉट है, एक पर्टिकुलर स्पॉट है। ओके। तो वहाँ जाके वो डाइव मार देते सीधा नीचे खाई में। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कुत्ता नीचे कूदा है ना, तो मरा नहीं वो दोबारा वापस ऊपर आता है और दोबारा डाइव मारता है। क्या बात कर रहा है। हाँ, ओह माय गॉड, मतलब ऐसा सीन है, दुनिया छोड़ दी है उसको। तो अब साइंटिस्ट ने वहाँ पर जाके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा मर गए वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मतलब नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंस एरिया, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनिमल्स है लाइक स्क्वायरल, और तेरा एक मिंक नाम का होता है ना, जो खुशबू छोड़ता है। ओके। तो ऐसा कह रहे थे साइंटिस्ट, ऐसा कहते हैं कि मतलब वो नीचे जो है ना वो खुशबू छोड़ता है और हवा से जो खुशबू है वो ऊपर की तरफ उठती है। अच्छा। तो अगर कोई डॉग वगैरह वहाँ पर होगा तो उसकी खुशबू सूंघ के ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है वो, और वो वहाँ से छलांग मार देता है। लेकिन यहाँ मिस्ट्री ये है कि चलो उसने खुशबू सूंघी है ना, उसने डाइव मार दी एक जगह से है ना, तो वो वापस ऊपर आके क्यों डाइव मार रहा है, वापस से क्यों छलांग मार रहा है वो? उसे तो ढूंढना चाहिए ना वहाँ पे क्या चीज़ है। सोच रहा होगा ना, ऊपर से कूदा होगा खुशबू के लिए, नीचे गया तो खुशबू मिली नहीं, फिर दोबारा से खुशबू सूंघ के मारूंगा छलांग। हाँ, और खुशबू भी एक ही जगह से क्यों आ रही है, कि पर्टिकुलर स्पॉट से क्यों आ रही है? Exactly. कई सालों से वो है कि 1895 में वो पुल बना था और 1950 से आज तक, मतलब ये जो किस्सा स्टार्ट हुआ ना 1950 से लेकर आज तक, वहाँ पे कई सारे कुत्ते ऐसे मर चुके हैं। ओके। तो ये मिस्ट्री है भाई वहाँ की। इंसेन यार, मतलब कि वो एक ऐसा स्पोर्ट है। और ये कहना कि डॉग्स, कुत्ते हमारे, एक जानवर जो खुशबू छोड़ रहा है उससे इतना ज़्यादा उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जा रहा है कि वो नीचे छलांग मार दे रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि भाई एक्स का परफ्यूम का ऐड थोड़ी चल रहा है यार कि एंकर लगाया और भाई साहब एकदम तो कांड हो गया, चिपक गई लड़कियां। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिन लेयर है, एक पैरेलल यूनिवर्स की कह लो या कुछ स्वर्ग की कह लो, कि कुत्तों को दिखता है कि यहाँ पर स्वर्ग है तो वहाँ छलांग मार देते हैं। ऐसी बोगस सी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं इंटरनेट पे। अच्छा। लेकिन मुझे कुछ किसी में भी दम नहीं लगता, वहाँ का कुछ और ही सीन है, पता नहीं क्यों हो रहा है। क्योंकि अट्रैक्शन वाली थ्योरी तो मेरे को भी सही नहीं लग रही जो साइंटिस्ट दे रहे हैं कि ये खुशबू से, क्योंकि देखो डॉग जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड और अफेक्शनेट अपने ओनर से होता है। ठीक है। और कितनी बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है डॉग्स को, कि डॉग छत पे खड़े होते हैं,
सपोज दैट कि उनका ओनर कहीं बाहर से आया है, वो अपनी बाइक खड़ी कर रहा है, वो ऊपर से मतलब पूरा भौंक भौंक के अपना अफेक्शन जताएंगे, पूरा पास आना चाहेंगे, लेकिन कभी मैंने किसी डॉग को नहीं देखा कि वो ऊपर से छलांग मार के अपने ओनर के ऊपर कूदे उसको प्यार करने के लिए। और वो भी बहुत गहराई है नीचे। एग्जैक्टली तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई फर्स्ट फ्लोर से भी कूदे, नहीं मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि मैंने खुद नहीं देखा भाई आज तक। ग्राउंड फ्लोर पे कभी घर के आगे कई लोगों के थोड़ा एरिया बना होता है बैठने के लिए, वहाँ ग्रिल लगी होती है कि उस ग्रिल के ऊपर से भी जंप करे वो, मैंने कभी नहीं देखा। चल ग्रिल भी नहीं होती ऐसी बाउंड्री, चल छोड़, मेरे कॉलोनी में है ग्रिल भी नहीं है वहाँ पर, वो कुत्ता छत पे खड़ा होता है और भौंकता रहता है सबको, लेकिन कभी उसे मैंने नीचे कूदते नहीं देखा। हाँ कि या तो वो उसको किसी को देख के इतना अट्रैक्शन हो रहा है, गली में कोई ऐसी फीमेल डॉग आ जाए कि बहुत खतरनाक अट्रैक्शन है, तो कोई ऐसा भी नहीं कोई कूद जाए। हाँ तो है ना, तो ये तो सरासर बोगस वाली बात है कि अगर भाई वो खुशबू से इतना अट्रैक्ट हो रहा है, भाई उस खुशबू का परफ्यूम बनाओ, हमें दो उसको। कुत्ते अट्रैक्ट करने के लिए इंसान भी अट्रैक्ट हो सकते हैं उससे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो एक तो ये मिस्ट्री है, ये पता नहीं क्या है ये, आप है ना, कुछ कह नहीं सकते। मे भी हो सकता है कि कोई ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी हो, जैसे कहते हैं ना कि डॉग्स इस टाइप की एंटिटीज को देख सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई इस टाइप की एंटिटीज हो, कुछ हो। अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये मान सकते हैं इसको, डॉग जिसे देख के उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाते हो और या तो उन्हें कुछ दिख रहा हो नीचे, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज, नेगेटिव इमोशंस वो महसूस कर पा रहे हो नीचे, तो वो उसको चेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसके बाद ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा एक ऐसी मिस्ट्री पे जिसका आज तक कोई पता नहीं चला कि वो 3 बंदे कहाँ चले गए वो। अच्छा, हाँ, तो बात है क्या नाम है, फ्लैनेन आइलैंड की बात सुनी है ना, फ्लैनेन आइसले आइलैंड, फ्लैनेन आइसले आइलैंड, फ्लैनेन आइल है वो, क्या स्पेलिंग है उसकी? ISLE, हाँ आइल है वो, फ्लैनेन आइल आइलैंड। हाँ नहीं, तो आइल ऑफ मैन तो है एक जगह, उसके बारे में तो मैंने सुना, बाइक रेस वगैरह होती है। फ्लैनेन आइल आइलैंड के बारे में नहीं सुना मैंने। नहीं, ये एक आइलैंड है जहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक है, तो ये लोकेशन है स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट पर। ओके, तो बात है भाई साल 1899 की, जब वहाँ का जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा रॉकी एरिया, मतलब जो आइलैंड है ना उसके आसपास किनारे पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जब शिप्स आते हैं तो वो पत्थरों से टकरा के ना टूट जाते हैं। ओके, कई सारे डूब जाते हैं, तो उनका अगर वहाँ पे कोई जाए तो वहाँ पे उनका मलबा ना वहाँ पे तैरता हुआ मिलेगा। ओके, है ना, तो वो ऐसा एरिया है। तो जब काफ़ी ज़्यादा मतलब मैरीन जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हो गई ना कि मतलब डिस्टर्ब हो रही है वहाँ पर, है ना, और वहाँ पे लोग भी परेशान हो रहे हैं कि शिप्स इतने डूब रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे लाइट हाउस बनाने का फैसला किया। और ये कई समय पहले की बात है, कई साल जब लाइट हाउस गाइड किया करते थे शिप्स को। हाँ, ओके, ये तब की बात है। ठीक है, तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के वहाँ पे लाइट हाउस बनाया। तो लाइट हाउस बनाने में भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई कि मतलब वो एरिया ही ऐसा है कि मतलब तूफान आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं भाई, है ना, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा पथरीला वो है, जगह है, तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हुई उनको बनाने के लिए। तो फाइनली जब वो बन गया तो उसके 1 साल बाद वहाँ पर 3 गार्ड्स को ना पोस्ट किया गया। ओके, कि तुम लोग अब इसकी देखभाल करोगे और जो भी शिप्स आते हैं उनको गाइड करोगे, ऐसे करके। तो उनमें एक मतलब थे तो वो 4 जने थे, है ना, तो उनमें से जो चौथा जना था उसका ये काम था कि वो कोस्ट पर से लाइट हाउस तक ड्रॉप करेगा उन तीनों को, और या एक बार जब वो तीनों चले जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद हर 20 दिन में वो राशन लेके आएगा और उनको देगा। ओके, मतलब उसका इतना काम था, हाँ, सामान लाना और बंदों को वापस लेके जाना और लाना। हाँ, ओके, ठीक है, या कभी कोई बीमार पड़ गया तो उसकी जगह लेना। ओके, ऐसा, ठीक है। तो अब इन तीनों की ड्यूटी लग रही है वहाँ पर, अपनी बारी बारी से ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। उनको वहाँ पे एक लॉग दिया गया है, वो डेली अपना लिखते हैं ना। हाँ, रजिस्टर में आज क्या हुआ, हाँ, कितने शिप्स आए, क्या हुआ, पूरा लॉग उन्होंने बना रखा था। ठीक है, कि आज ऐसा मौसम था और आज इतने शिप्स आए,
यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ क्या नहीं हो रहा, सब कुछ भरना है, अपना डेली रूटीन। हाँ, सब कुछ उनको भरना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चली 15 दिसंबर 1900 तक, 1900 तक। तो लास्ट बार जो वहाँ पे लाइट जलती हुई देखी गई ना लाइट हाउस में, वो 15 दिसंबर की रात थी। ओके। उसके बाद से ये मान कि वहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास के जो आइलैंड वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर के बाद से ये लाइट जल ही नहीं रही है ना। उन्होंने कोस्ट पे बताया कि हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद। तो वहाँ से रिलीफ शिप आता है। ठीक है ना। तो जब वो आता है तो वो लाइट हाउस के सामने ही थोड़ी गैप पे मतलब रुका हुआ होता है, और वो देखता है कि बाहर कोई झंडा भी नहीं लहरा रहा है, लाइट भी नहीं जल रही है। तो वो वहाँ से बाहर 3 बार ना हॉर्न बजाता है, मतलब जो शिप के हॉन्क होते हैं वो 3 बार बजाता है कि क्या पता सो रहे हों या आँख लग गई हो किसी के अंदर बैठा हो, तो कोई भी नहीं आता निकल के। तो फिर वो शिप को वहीं पे डॉक करते हैं, है ना, और फिर वो निकल के जाते हैं। तो उसी शिप पे वो चौथा वाला बंदा भी होता है जो मैंने बताया ना कि टेम्परेरी एक वो है, जिसका काम वही था, राशन पहुंचाना, लेके आना जाना उन लोगों को। तो सबसे पहले वो उतर के जाता है, वो लाइट हाउस का गेट जो है वो खटखटाता है, कोई नहीं खोलता। 5 मिनट हो जाती है, कोई नहीं खोलता। फिर वो जो लाइट हाउस का गेट होता है ना, वो अंदर से लॉक्ड होता है। ओके। तो लाइट हाउस का गेट खोल के वो अंदर जाते हैं, तोड़ ताड़ के जो भी है लोग। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका बेड है, वो बेड पे जो बेडशीट है वो ऐसी है कि मतलब कि कोई अभी अभी उठ के यहाँ से गया है। अच्छा। और उनका जो खाना है, वो खाना भी ऐसा है कि किसी ने डाल के छोड़ दिया, खाया नहीं है। और वहाँ पर एक उनका कोट दिया जाता है काइंड ऑफ, कि मतलब उसे पहन के वो बाहर निकल सकते हैं। एक सेफ्टी कोट टाइप का होता है वो, जो बरसात वगैरह से बचाता है। काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है वो। तो वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोट टंग रहा है ना, और बाकी दो नहीं है। और देखता है, जब आगे जाता है तो उसको देखता है कि जो पहले लैंप्स चलते थे वो चिमनी वाले, कि इन्होंने मतलब कि वो लैंप्स की चिमनी साफ़ करके वो लैंप में ऐसे लगा के रखी हुई है, वो साफ़ है बिल्कुल, और तेल भी डला हुआ है उसमें, बिल्कुल फुल है। तो ये सब चीज़ें तो उनको मिलती है। अब वो जाते हैं दूसरी तरफ, है ना। तो दूसरी तरफ जब जाते हैं तब वो देखते कि वहाँ की जो स्थिति होती है ना, मतलब लाइट हाउस से बाहर की साइड में पीछे की तरफ, कि वहाँ पे जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ओके। वहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक तूफान आया था। अच्छा। कि सब कुछ उथल पुथल हो रखा है वहाँ पर, है ना। जो अगर पेड़ वेड़ भी होंगे तो वहाँ पे वो भी टूटे पड़े हैं। एक काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही भारी पत्थर है वहाँ पर। तो उसको ऐसा लगता है देखने में कि उस पत्थर को अपनी जगह से खिसकाया गया है ना। ऐसा लग रहा है वो कि मतलब इतना भारी भरकम वो आया। तो वो जब वापस उस लाइट हाउस में जाते हैं और उनके जो लॉग्स बने हुए हैं वो उनको देखते हैं, चेक करते हैं उसको। तो उसमें लिखा होता है कि 15 दिसंबर की रात से पहले, कि जो उन तीनों का नाम बता देता हूँ मैं। पहले जो है वो थॉमस नाम है उसका, और दूसरे का नाम है जेम्स डुकाट, और तीसरे का नाम है डोनाल्ड मैकऑर्थर। ठीक है। तो उसमें वो लिख के रखते हैं कि जो मार्शल, मतलब थॉमस मार्शल नाम था उसका, कि मार्शल जो कभी रोता नहीं वो आज रो रहा है। अच्छा। हाँ, उसमें लॉग में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। और जो डुकाट है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहा है। और जो जो वो है डोनाल्ड है, कि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है। वो तूफ़ान, उसमें लिखा हुआ था कि आज बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आया था, तो उसकी वजह से डोनाल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है। ठीक है। इस तरीके से लॉग्स में लिखा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जो तूफ़ान है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है, ये हमें उड़ा के ले जाएगा। ओके। इस तरीके से लॉग्स बना रखे थे उन लोगों ने। तो फिर अब ये सारी चीज़ें लेके वो वापस अपने वहाँ पे जाते हैं, कोस्ट पे जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे फिर वहाँ से भी एक टीम आती है, सर्च करती है। वहाँ पे उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना, कुछ सुराग नहीं मिलता उनका। तो भाई ये मिस्ट्री आज तक बनी हुई है कि वो 3 बंदे, जो 3 कीपर्स थे, वो कहाँ चले गए, कहाँ गए वो। सब कुछ सामान मिला उनका वहाँ, सब कुछ मिला, सब कुछ, लेकिन ये नहीं पता चला वो गए तो गए कहाँ। अब ये था कि उन्होंने अपने लॉग्स में लिखा हुआ था कि तूफ़ान आया था, है ना। तो उन्होंने वेदर कंट्रोल वालों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि उस दिन तो कोई भी तूफ़ान नहीं था, लेकिन लॉग में मेंशन है कि तूफ़ान था। हाँ, और
जो आसपास के जो आइलैंड्स हैं उन पे भी पूछताछ करी गई तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बल्कि उन्होंने जो आइलैंड वाले हैं वो थ्योरीज ऐसी दे रहे थे कि हमने वहाँ पर मतलब वो जो आइलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ना वियर्ड है कि वहाँ पर हमने भूत प्रेतों की आवाज़ें सुनी हैं। और जो पास के जो आइलैंड वाले हैं वो बताते कि लाइट हाउस बनने से पहले कि हम लोग यहाँ पे अपनी भेड़ें चराने जाया करते थे। तो हम लोग रात में नहीं रुकते थे वहाँ पे क्योंकि वहाँ का माहौल ना बहुत अजीब सा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो कह रहा है कि अगर रात में अगर हम लोग रुकते हैं ना तो हमारी भेड़ें मर जाती हैं। ओके। वहाँ पे वो ऐसे थ्योरीज दे रहे थे। तो कहते हैं कि हम लोग अब जाना छोड़ दिया वहाँ पर और उस आइलैंड पे कोई भी नहीं रहता, बस वो लाइट हाउस था वहाँ पर। कोई लोग नहीं रहते, कुछ नहीं, बस सिर्फ एक अकेला वो लाइट हाउस वहाँ पे। बस जो लोग रहते हैं ना वो आजू बाजू के आइलैंड्स पे रहते हैं। ओके, इनसेन भाई। तो ये थ्योरी ये जो भी हो सकता है कि वहाँ पे जो पहले इतने सारे शिप्स डूबे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, वहाँ की कुछ भी एनर्जीज कुछ ऐसी हों, है ना, कि कुछ जगह होती हैं ऐसी कि जहाँ का मतलब ना एरिया और माहौल ही ऐसा होता है। एरिया माहौल ही ऐसा होता है। और भाई वो तो बीच ये मान ले कि समुद्र में है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अगर आजू बाजू के आइलैंड्स पे तूफ़ान ही नहीं है और वहाँ पर तूफ़ान है। नहीं वो अगर तूफ़ान आता भी सबको पता चलता कि तूफ़ान आया है, लहरों के उठने की आवाज़ें है ना इतनी तेज़ होती है, सब जान जाते तूफ़ान आया है। तो लोगों ने अपने अपने दिमाग लड़ाए, इसके पीछे की थ्योरीज बनाई कि हो सकता है कि जैसे उन्होंने बताई कि लॉग्स में ऐसी ऐसी कंडीशंस थी उनकी, है ना। तो वो कहते हैं कि क्या पता वो लोग यहाँ से भाग गए हों, है ना, इस हार्श कंडीशन में वो लोग वहाँ से भाग गए हों। या फिर कुछ ने ये भी बताया, ये भी बोला कि हो सकता है कि इतनी ऐसी कंडीशन में क्या पता उनकी मेंटल स्टेटस इतना ख़राब हो गया हो कि उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया हो। लेकिन बॉडीज़ तो मिलती ना, ऐसा थोड़ी है ये कि भी है बराबर एक दूसरे को चाकू मार के भयंकर और चलो एक साथ समंदर में कूद जाते हैं, ऐसा भी तो नहीं होता ना। और ऑब्वियस सी बात है कि और जब बॉडी पानी में जाती है, डूबती है, ठीक है, तो उसके बाद ऊपर आती है फूलने के बाद वो, है ना। और तीसरा जो भागने वाला थ्योरी है कि भाग गए हो, जब एक लाइट हाउस से 3 वर्कर्स गायब हुए हैं तो एक कंपनी के 3 वर्कर्स गायब हुए हैं, फिर उन 3 बंदों की फैमिलीज भी होंगी, ठीक है, अगर शादीशुदा नहीं होंगे तो माँ बाप भाई बहन कुछ तो होगा, ठीक है। तो कंपनी वाले ढूंढेंगे पहले तो हमारे 3 वर्कर्स गए कहाँ, फैमिलीज ढूंढेंगी। तो भाग के भी इंसान अगर नौकरी छोड़ के भागेगा तो इंसान अपने घर तो जाएगा ना, कि भाई मुझे नहीं करनी है नौकरी, मैं तो अपने घर पे रहूँगा। तो बंदा अपने घर भी नहीं गया तो भागने वाली थ्योरी तो कैंसिल है, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी तो करी नहीं वहाँ रह के कि भाई किसी दूसरे देश भाग गए, वो किसी दूसरे शहर भाग गए, पहचान बदल ली उन्होंने अपनी, है ना। फिर तो एक थ्योरी ये भी थी कि जैसे उसमें लिखा हुआ था लॉग में कि एक वो जो उनका कोट था वो वहाँ पे टंगा हुआ था, है ना। तो ऐसे कहते हैं कि अगर तूफ़ान आया भी, चलो सपोज करते हैं तूफ़ान आया, तो उसमें 2 बंदे गए तूफ़ान में, है ना, कोई होंगे वहाँ पे ऑलरेडी, तो बाकी जो एक गया ऐसी आनंद फानंद में वहाँ पहुँचा तो वो अपना कोट पहनना भूल गया, तो तीनों ही तूफ़ान के साथ निकल गए। ओके, ऐसा भी कहते हैं। कुछ भी हो सकता है यार। वो ये ना कि एक मिस्ट्री रह गई बस। वो मिस्ट्री इसीलिए है ना बिकॉज इट्स अनसॉल्व्ड मैन, क्योंकि कोई एक जवाब नहीं है इस चीज़ का ना कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि इट्स भाई मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं, फिर इसी के पीछे फिर मल्टीपल कहानियाँ बन जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं इस दुनिया में जो अनसॉल्व्ड हैं और शायद उनके जवाब कभी नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो शायद बहुत देर से मिलेंगे, और इन्हीं रहस्यों का तो मज़ा है इस जीवन में। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।